मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो परीक्षा होनी है उसके लिए एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि मैथ का पहले लेवल कैसा था। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमें सिर्फ मैथ को ही सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पर मैथ के 25 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सॉल्व करने वाले। इसलिए आप लोग जो है वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 मतलब मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका यहाँ पर। इससे पहले के 25 क्वेश्चन हिंदी के थे। देखिए, आप जानते हैं कि लेखपाल के सिलेबस में 25 नंबर की आपकी हिंदी आती है और 25 नंबर की गणित, 25 नंबर की आपकी आती है ग्रामीण और 25 नंबर की आपकी आती है जीके, ठीक है। तो 100 प्रश्न आते हैं, 100 नंबर के आते हैं। तो यहाँ पर आपका ये वीडियो जो है वो मैथ का है, स्पेशली मैथ है। इसमें 25 क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास पूछा गया। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि जो है, वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। क्या होती है? 2πr। ये वृत्त की परिधि होती है। यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से, व्यास क्या होता है? 2r होता है। तो अगर वृत्त की परिधि व्यास से जो है 18.6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, मतलब अगर हम परिधि से व्यास को घटाएं तो 18.6 आता है। मतलब यही तो है कि जो व्यास है, कि ये एक वृत्त की जो परिधि है उसके व्यास से ज़्यादा है ना, तो व्यास कम है तो परिधि ज़्यादा है। तो अगर हम लोग परिधि से व्यास को घटाएंगे तो कितना आता है? 18.6 आता है। तो वृत्त का व्यास बताइएगा, मतलब 2r का वैल्यू पूछा गया है। हम लोग क्या करेंगे, 2r कॉमन ले लेंगे यहाँ से। क्या बचेगा? π-1 बचेगा, इक्वल टू आ जाएगा आपका 18.6। क्लियर है ये बात? अब आप लोग जानते हैं यहाँ पर कि पाई का मान कितना होता है? 22/7। हमें 2r का मान निकालना है यहाँ से। तो ये 22/7 -1 बराबर क्या आ जाएगा आपका? 18.6 आ जाएगा। क्लियर हुई बात? इसके अगर हम लोग आगे समझें इसको थोड़ा सा, तो इसको यहाँ पर आप लोग देखिएगा। इसको लिख सकते हैं कि 2r इंटू ये 22 - 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 15/7 बराबर है आपका 18.6। यहाँ से हम लोगों को 2r की यहाँ से वैल्यू चाहिए। तो देखिएगा, 2r को यहीं पे रोकेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, उस साइड में भेज देंगे। तो कितना जाएगा? यह जाएगा आपका 18.6 गुणा 7/15। क्लियर? इसको सॉल्व कर लो एक बार आप लोग। देखो, 15 एकन 15, यहाँ पर बचा 3, 36 हो गया, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, ठीक है। इतना गया। 7 चौको 28 का 8 हाथ से लगा 2, 7 चौको दूनी 14, 16 का 6 हाथ से लगा 1, 7 एकन 7 8। तो कितना गया? 8.68, 8.68। इसका मतलब है आपका कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का मासा जो है आप और लासा दिया गया है 12, 2448। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। देखिए, आप लोग इतनी बात जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा होता है। अगर आपकी संख्याएं ए बी हैं तो ए इंटू बी, मतलब संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? लासा गुणे मासा, मतलब 12 गुणे 2448 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे कह दिया गया है कि यदि संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब घटाना, अगर a माइनस बी अगर आपको दिया गया 60 हो तो आपसे पूछा गया, तो संख्याओं का योगफल पूछा गया, मतलब आपसे पूछा गया कि a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी। आपसे यही तो पूछा गया है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें यहाँ पर यही बताना है, ठीक है। तो देखो आप लोग यहाँ पर इसके लिए चाहें तो, अगर आप लोग चाहें उसके लिए ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा कर निकाल सकते हैं। ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी बराबर अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4ab। इसको अप्लाई करेंगे जब हम लोग, तो हमें यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? बराबर अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 60 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 60 दिया गया तो 60 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे ए बी का मान कितना है? 12 गुणे 2448। कितना हो जाएगा? ये इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ से जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। एक तो आपका ये तरीका हो जाएगा कि आप लोग इससे ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग ए प्लस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर आप लोग दूसरा तरीका लगाना चाहें यहाँ पर, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर
ये जो संख्या देखें, एक तो तरीका उसका वो हो गया ए प्लस बी के फॉर्मूले से लगा सकते हैं। एक फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो गुणनखंड किए हुए हैं 24 और 48 के आप फैक्टर और कर सकते हैं, उसको और तोड़ सकते हैं और इन दो संख्याओं से ऐसी दो संख्या बना सकते हैं कि जिनका गुणनफल जो है, अगर जिनको हम घटाएं आपस में, इन दो संख्याओं को ऐसा बना सकते हैं कि जिनको हम घटाएं आपस में तो घटाने पे हमें 60 मिल जाए। इनके दो ऐसे टुकड़े कर सकते हैं। तो इसके थोड़ा सा टाइम चाहिए आप लोगों को, तो इसके आप लोग 2448 के पहले हमें गुणनखंड करने होंगे, फिर 12 को उसी हिसाब से सेट करना होगा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सवाल को सॉल्व करने के आपके पास ये दो तरीके हैं। क्लियर? इसको सॉल्व कर लीजिएगा उस तरीके से ही, चाहे आप सॉल्व करके हल को हल कर लीजिएगा, ठीक है, और चाहे आप लोग इस तरीके से थोड़ा उसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी सवाल हमें देखने यहाँ पर है। तो हम लोग देखते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल आपका यहाँ पर आ चुका है कि एक स्कूटर एक मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा। हमसे कह रहा है कि एक स्कूटर है, एक मोपेड है, इसका जो मूल्य का अनुपात है 9:5 है। अगर स्कूटर की कीमत 9 है तो मोपेड की कीमत 5 के अनुपात में हो जाएगी। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है। आप देखिएगा रेशियो में कितना अधिक है, रेशियो में देखेंगे 5 से 4 अधिक है। मतलब क्या है, यहाँ पर आपको 4 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4200। तो यहाँ से पूछा क्या गया है आपसे, आपसे पूछा गया है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा। मोपेड का मूल्य क्या होगा, मोपेड का मूल्य कितना था, 5 तो है, सिर्फ 5 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो 5 की वैल्यू निकाल लीजिएगा यहाँ से। 4 से पहले इसको हटाइएगा, एक निकालिएगा, 4 एकन 4, 4 पंचे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगी 1050 हो जाएगी एक की वैल्यू, ठीक है। हमें निकालनी 5 की, तो गुणा कर लीजिएगा, 5 का 0 में 0, 5 25, 5 एकन 5 में यह हो जाएगी आपकी 5250। ये किसकी हो जाएगी, ये मोपेड का मूल्य हो जाएगा 5250 रुपये। क्लियर? अगला सवाल आपके सामने है कि तीन संख्याओं का योगफल 392 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3, दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:8 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, हमें पहले तीनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। जैसे हमारे अगर तीन संख्याएं ए बी सी हैं तो यहाँ पर पहली और दूसरी का अनुपात दिया गया है, मतलब ए अनुपात बी हमें दे दिया गया है 2:3, और आगे दूसरी संख्या और तीसरी का अनुपात मतलब बी अनुपात सी हमें दे दिया गया है। यहाँ पर आपका बी अनुपात सी जो दिया गया है वो हमें दिया गया है बी अनुपात सी बराबर 5:8। ये हो जाएगा। हमसे पूछा गया है तीसरी संख्या क्या होगी। तो पहले तो हमें क्या करना है, रेशियो बराबर कर लेना है। बी का वैल्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 पंचे 10, 5 3 15, 10 15 का आ जाएगा, और 15 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। ये रेशियो आपका जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का निकल कर 10 15 24, ये रेशियो आपका जाएगा, ठीक है, तीनों का। आपसे कह दिया गया कि तीनों का जो योगफल है वो है 392। जोड़ लो पहले, 10 20 30 40, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 49। योग करने पे 49, तो 49 का वैल्यू हमें दे रखा है 392। तो ये कितनी हो जाएगा, 49 अट्ठे 392। तो एक का वैल्यू यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। जब आपका एक का वैल्यू 8 आ जाएगा और आपसे पूछा गया तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या आपकी क्या है 24, क्योंकि सी का वैल्यू 24 दे रखा आपको यहाँ पर है। तो 24 का हम लोग 8 में गुणा कर देंगे, और 24 अट्ठे होता है आपका 192। तो 192 आपकी आ जाएगी तीसरी संख्या। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल जो कि अब आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। आप लोग देखो, हिसाब लगाओ कि 5:12:13, ये अगर भुजाएं आपकी एक 5 हो, एक 12 हो और एक 13 हो तो वो कौन सा त्रिभुज बनता है। ये एक पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे आप लोग कि एक समकोण त्रिभुज। देखो आप लोग ये बात जानते होंगे कि एक जो समकोण त्रिभुज, उसमें क्या होता है, कर्ण आधार लंब होता है। तो आधार का वर्ग प्लस कर्ण प्लस लंब का वर्ग जो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। अगर आपकी एक भुजा 12 है, एक भुजा आपकी 5 है, तो ये भुजा आपकी 13 होगी। ये समकोण त्रिभुज की प्रमेय है, आपको ये मालूम होगा, ठीक है। अब देखो आप लोग यहाँ पर एक त्रिभुजाकार खेत का जो परिमाप है वो आपको यहाँ पे कितना दिया गया है, वो आपको दिया गया है 540 मीटर। भुजाओं का अनुपात दिया गया है 5:12:13। देखिए भुजाओं का अनुपात है 5:12:13। अगर इसका हम योग निकालेंगे तो योग कितना हो जाएगा। परिमाप किसे कहते हैं कि ये बाउंड्री है, इसकी हमें चारों तरफ चलना है, तो इसी को कहते हैं परिमाप, चक्कर लगाने को। तो जोड़ लो इसको, तो 12 3 और 5 5 10 का 0, वहाँ से लगा 1, 30 हो जाएगा आपका 30।
ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 30। तो 30 का वैल्यू आपको दिया गया यहाँ पर है 540। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटो इसको, 3 1 3, 3 8 24, 18 आ जाएगा। एक का वैल्यू आपका आ जाएगा 18, एक का वैल्यू 18 आ जाएगा। इसका मतलब कि आपकी भुजाएं कितनी कितनी हो जाएंगी, आपकी भुजा ये हो जाएगी 12 गुणे 18, और ये हो जाएगी आपकी 5 गुणे 18, और ये भुजा हो जाएगी आपकी 13 गुणे 18। ये रियल में भुजाएं हो जाएंगी, ठीक है, रियल वैल्यू। पूछा गया इस खेत का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार आपका है 12 गुणे 18 और ऊंचाई आपकी है 5 गुणे 18, ठीक है। ये आपका यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा बहुत ही शानदार बेहतरीन तरीके से। देखो कैसे निकालेंगे इसको, देखो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब आपको गुणा करना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ गुणा करना है। देखो 18 छंगा कितना होता है 108, और 18 पंचे कितना होता है 90। 90 का 108 में गुणा करेंगे तो देखो पहले लिख लेंगे 0, 9 8 72, 9 1 9, मतलब 9720 कितना जाएगा आपका, ये आपका जाएगा 9720 मीटर स्क्वायर। आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। हम लोग देखेंगे अगला सवाल, जो कि अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कि एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है, इसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। तो मेज के कर्ण की लंबाई कितनी होगी। जैसे एक आयताकार मेज है, देखो मेज इस प्रकार से होगी आपकी, ठीक। एक आयताकार मेज है, आपसे कह दिया गया है कि इस मेज में जो कंडीशन दी गई है, एक आयताकार मेज का ऊपरी सतह का परिमाप, ये जो परिमाप है वो कितना है 28, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई सभी को जोड़ लिया गया तो परिमाप आ जाता है आपका 28। देखो परिमाप निकलता कैसा है, ये देखो पहले समझो बात। अगर इसकी लंबाई L है, इसकी चौड़ाई अगर B है, तो इसका हमें परिमाप निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपका 2 × L + B हो जाएगा परिमाप, ठीक है। ये कितना आपको दिया गया, ये दिया गया है आपको यहाँ पर 28। इसको सॉल्व कर दो पहले। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, देखो 2 से काटेंगे 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा L + B बराबर आ जाएगा आपका 14। फिर हमें दिया गया है और उसका क्षेत्रफल दिया गया है 48। क्षेत्रफल क्या होता है, L × B, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है, क्षेत्रफल दिया गया 48, ये में 48 दिया गया है। तो इस कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, तो पहले तो हम इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, फिर हम कर्ण की लंबाई निकाल लेंगे। अब देखो सीधी सी बात यह है यहाँ पर समझने वाली, देखो दो संख्याएं से तोड़ दो, जिसे अगर गुणा करें तो 48 आ जाए, जोड़ें तो हमारा आ जाए यहाँ पर 14। अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8 + 6, तो 8 6 कितना हो जाएगा 14, 8 × 6 कर लें तो कितना हो जाएगा 8 छंग 48। इसका मतलब है कि ये वाली भुजाएं हमारी बिल्कुल सही हैं। अगर हमारी एक भुजा 8 है तो हमारी दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, दूसरी भुजा हमारी 6 हो जाएगी। क्लियर, ये दो चीज़ें हो गई क्लियर। पूछा गया है कि मेज के कर्ण की लंबाई, कर्ण कौन सी थी, कर्ण ये वाली थी, ये कर्ण है ना, इसकी लंबाई निकालनी। तो कर्ण की लंबाई के लिए आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा आपका √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा फटाफट से। लंबाई 8 का 64, 6 का 36, जोड़ के हो जाएगा आपका 100, और √100 का मान कितना होता है 10, तो हो जाएगी आपकी 10। आपका ये क्या जाएगा, मेज के कर्ण की लंबाई आपकी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर। क्लियर बात आपके समझ में आ गई होगी। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है। इसको पढ़ते हैं कि एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस सवाल लग जाएगा। एक त्रिभुज का परिमाप 30 है और इसका क्षेत्रफल 30 है, सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की 13 है। देखो आपने पाइथागोरस पढ़ा होगा कि एक होते अगर 3 भुजा है, एक अगर 3 भुजा है, एक 4 है, तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी 5। अगर आपकी भुजा एक भुजा अगर आपकी 5 है, एक आपकी 12 है, तो तीसरी कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। अगर आपकी एक 40 है, एक 41 है, तो आपकी एक हो जाएगी 9। ये ट्रिक होती है पाइथागोरस वाली, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा इसको कि इसमें क्या करते हैं कि दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ये तो होता है। तो ये पाइथागोरस में है। अब इसमें सिर्फ जो सवाल दिया गया है उसमें सिर्फ घुमा दिया गया थोड़ा सा कि यदि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, अगर हम मान लीजिएगा एक समकोण त्रिभुज ही बना लेते हैं, अगर इसकी भुजा अगर 13 सेंटीमीटर ये है तो अन्य दो भुजाएं कितनी हो जाएंगी, एक हमारी 5 हो जाएगी, एक हमारी 12 हो जाएगी, बस ये तो हो जाएगा इतना। फिर आपसे कह दिया गया है कि इसका परिमाप जो है 30 है। चेक करो परिमाप 30 है या नहीं, ये भी चेक करो। देखो परिमाप होता क्या है कि चारों तरफ की माप, तीनों ओर की माप, तो 13 5 18 और 12 30, ये बिल्कुल सही बात है। इसका क्षेत्रफल 30 है, क्षेत्रफल निकालो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है 12, ऊंचाई कितनी 5, तो इसको सही करो, 2 छंग 12 6 पंचे 30। इसका देखिएगा क्षेत्रफल भी कितना रहा 30 आ रहा, सही है। तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी, तो छोटी भुजा आपकी हो जाएगी 5।
छोटी भुजा कितनी आ जाएगी, छोटी भुजा आपकी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला है कि एक पहिया की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे, ये पूछा गया है। एक पहिए की त्रिज्या दे रखी है और 712 मीटर की दूरी तय करने में चक्कर निकालने हैं, तो चक्कर डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग। चक्करों की संख्या कैसे निकालेंगे, चक्करों की संख्या निकालनी है तो क्या लिखेंगे, बराबर कुल दूरी हमारी कितनी है, कुल दूरी हमारी है 792 मीटर और बटे में लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर एक चक्कर में दूरी। एक चक्कर में कितनी दूरी लगेगी, एक चक्कर के लिए क्या हो जाएगा 2πr। बस इसी को सॉल्व करना है, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 792 बटे 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान दे रखा है आपको 21। इसको सॉल्व कर लो बस, 7 यहाँ 21, ठीक है। इसको सॉल्व करो आगे, 2 से काटो इसको, 2 चक्कू 8, नहीं 2 छंग 2 3 6, 2 नियम 18, 2 छंग 12, ठीक है ये भी गया। इससे काटो 3 से, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6 132, तो आ गया। 22 से काटो 22 छंगा 132, 6 यहाँ पर आ गया। आप कहेंगे कि आंसर नहीं आया, यही तो कहोगे। अब देखो आंसर आ जाएगा अभी। त्रिज्या थी 21 सेंटीमीटर और ये दूरी थी मीटर में, सेंटीमीटर मीटर, तो इसको मीटर वाले को सेंटीमीटर बना दो तो 100 से गुणा कर दो केवल। ये चीज़ ध्यान नहीं दी तो अब गुणा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें भी 2 से गुणा हो जाएगा, डबल जीरो से, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 600 चक्कर, ठीक है। तो पहले आपको चेक कर लेना है कि आपको मात्रक चेंज कर लेना है, मात्रक एक जैसे बना लेने हैं कि जब पहिए की त्रिज्या आपको 21 सेंटीमीटर देखिए, मतलब दूरी सेंटीमीटर में है तो वाली दूरी भी हमें सेंटीमीटर में बना लेनी है। तो 792 में 100 से गुणा करके उसको भी सेंटीमीटर में बना लेंगे, तो यहाँ पर आपका 600 जो हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा ठीक है, देखते हैं आगे सवाल। अगला है आपका कि किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दोगुना तेज है, एक महिला एक लड़के से दोगुना तेज है। यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हों, तो एक लड़का अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा। देखो किसी काम में एक पुरुष जो है एक महिला से दोगुना तेज है, एक पुरुष जो है वो महिला से दोगुना तेज है। अगर महिला एक काम करती है तो पुरुष 2 काम करता है। फिर आगे एक महिला एक लड़के से दोगुना तेज है, महिला जो है वो लड़के से दोगुना तेज है। अगर लड़का एक काम करता है तो महिला 2 काम करती है। तो पहले हम तो रेशियो निकालेंगे तीनों का, W2 है यहाँ पर, तो हम उसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से मैन प्लस वुमेन और बॉय का रेशियो आ जाएगा 4:2:1, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि अगर देखिए आदमी एक दिन में 4 काम करता है तो औरत 2 काम करती है, लड़का 1 काम करता है, ये बात है। अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो पहले देखो एक दिन में कितना काम कर लेंगे सभी, तो 4 5 1 7, एक दिन में सभी काम करते हैं 7। और कहता है कि एक महिला एक लड़का एक आदमी, ये पुरुष महिला और लड़का एक दिन में टोटल काम कितना करते हैं, टोटल काम हो जाएगा 7 काम करते हैं, मिलकर किसी काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। एक दिन में 7 काम करते हैं और 4 दिनों तक करते हैं, तो टोटल काम कितना करेंगे 28 काम। ये कितना काम कर लेंगे 28 काम कर लेंगे, 28। अब पूछा गया है एक लड़का अकेले उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा, लड़का जो कितने दिनों में पूरा कर लेगा। अब देखो 28 टोटल काम हो गया और लड़का एक दिन में सिर्फ 1 काम करता है, तो लड़के को कितने दिन लगेंगे, तो लड़कों को कितने दिन लगेंगे। जब लड़का एक दिन में 1 काम करता है तो 28 काम करने में उसे 28 दिन लगेंगे। क्लियर। तो 28 दिन में लड़का उस काम को पूरा कर लेगा। अगर यही सवाल आपसे पूछा जाता कि तो औरत उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेती, तो एक औरत जो है एक दिन में 2 काम करती है, तो 28 काम जो है वो 14 दिन में कर लेती। तो जो औरत थी वो का महिला जो थी वो काम कर लेती 14 दिन में। अगर आपसे कहा जाता कि जो आदमी है उस काम को कितने में कर लेता, तो आदमी एक दिन में 4 काम करता है तो 28 काम करने में 7 दिन लगते, तो आदमी को लगते 7 दिन। कुछ भी पूछ सकता था, आप लोग ऐसे निकालते थे। आगे देखते हैं, अगला है कि 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। आपसे यहाँ पर यह कह दिया गया है। अब देखो 60 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है 2:1 है। मतलब 60 लीटर का मिश्रण है, इसमें 2:1 है। 2:1 का मतलब क्या है कि इसमें अम्ल कितना है तो 2, टोटल 3 है। मतलब क्या है 3 दूनी 6, मतलब 40 जो है वो लीटर है अम्ल, यही तो है। तो 60 में 40 अम्ल है तो 20 लीटर क्या हो जाएगा, 20 लीटर हो जाएगा पानी, ये हो जाएगा।
60 लीटर में मतलब क्या है, 2:1 का अनुपात क्या हो जाएगा कि अगर इसमें 2 रेशियो में पानी है, अम्ल है तो 1 रेशियो में पानी, तो 60 को 3 भागों में तोड़ो, 20 में, तो 40 अम्ल हो जाएगा, 20 पानी हो जाएगा। अब अगर इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। अम्ल कितना है 40। अब देखो एक बिल्कुल सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। अम्ल कितना है इसमें, अम्ल आप कहेंगे 40 है, ठीक है। हम जल कितना है मतलब पानी कितना है आपका, पानी आप कहेंगे कि 20 है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है, ठीक है, कि इसमें कितना पानी, कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात, अम्ल 40 है, पानी कितना 20 है। हम मान लेंगे कि पानी इसमें 1 लीटर और मिलाया जाए तो इसका अनुपात कितना हो जाता है 1:2। इसको सॉल्व कर लो, 2 चक्कू 8 80 बराबर हो जाएगा आपका 20 + x, और यहाँ से x का मान निकालो तो ये माइनस में आ जाएगा, x और आ जाएगा 60। इसका मतलब क्या है कि 60 लीटर पानी मिलाया जाए तो इसमें अनुपात 1:2 हो जाएगा। बस क्लियर। अगला देखो सवाल। अगला सवाल है कि त्रिभुज ABC में कोण ए समकोण है, तो हम बना लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज ए लिखते हैं, ए ये है हमारा समकोण है। BC में कोण ए समकोण है। आगे कह रहा है कि ए है, ए बराबर 25 सेंटीमीटर, मतलब इस कोण के सामने की भुजा जो है वो 25 सेंटीमीटर दे रखी हमें है। आगे देखा बी बराबर 7 सेंटीमीटर, इस कोण के सामने भुजा हमें ये देखी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कोण के सामने की भुजा होती है ए, इसके सामने भुजा ए होगी, बी के सामने भुजा बी होगी, सी के सामने भुजा सी होगी। आपसे पूछा गया कि tan b का मान क्या होगा। पहली बात तो है कि इन सभी के लिए मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए तीनों भुजाओं का मान। ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में हमें कर्ण पता है, हमें लंब पता है, आधार पता कर लेंगे। आधार वाला फॉर्मूला हो जाएगा √ कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। पहली बात तो ये हुई। तो कर्ण यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 का स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर, 25 का बराबर हो जाएगा आपका 625 माइनस 49 कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर इसको माइनस करके फटाफट से निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 576, ये होता है आपका 24 का, तो ये 24 आ जाएगी भुजा, ये वाली भुजा आ जाएगी आपकी 24। आपसे मान पूछा गया है कि आपको मान निकालना है tan b इस कोण के लिए निकालना है, tan b के लिए। अब देखो tan b, अब देखो ये समझो, इस कोण के लिए b के लिए tan थीटा बराबर क्या होता है ये मालूम है आपको, tan b बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है। b के लिए अगर देखेंगे तो लंब कौन सी है इसके सामने वाली, तो 7 और बटे आधार कितना है 24, तो 7/24 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7/24। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को यहाँ पर। और देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, इसको देखते हैं कि यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज के दर का परसेंटेज क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। दर का परसेंटेज हमसे यहाँ पर पूछा गया है। फिर समझो एक बार, यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो, ठीक है, ब्याज कितना 1 पैसा हो बराबर प्रति रुपया मतलब 100 पैसे पर प्रति माह। आप जानते हैं, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला लिखते हैं पहले। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही तो होता है। अब देखो इसमें देखो आपसे यहाँ पे कह रहा है कि ब्याज कितना हो 1 पैसा हो, तो ब्याज 1 पैसा हो, मूलधन कितना हो, किस पर पैसा हो, 1 रुपये प्रति रुपया मतलब 1 रुपये पर, 1 रुपये में कितने पैसा होते हैं, तो 100 पैसा होते हैं। दर पूछी गई है, समय पूछा गया 1, तो वार्षिक दर पर मतलब किस धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह, हमें दिया गया है प्रति माह का, प्रति माह मतलब 1 महीने का, तो 1/12 वर्ष में बन जाएगा। साल में बनाने के लिए 12 से भाग कर देंगे और बटे में 100 कर देंगे। बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। पहली बात तो 100 से आपका 100 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर ये आ जाएगा कि दर बराबर आपका जाएगा 12%। कितना जाएगा 12%, तो यहाँ से आपका दर आ जाएगा 12%। क्लियर हुआ बात। यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितना हो जाएगा, तो ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। ब्याज आपको दिया गया है 1 पैसे का, और मूलधन कितना है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे गुणे दर गुणे समय कितना है 1/12 वर्ष का, क्योंकि समय वर्ष में लिया जाता है, और बटा 100 कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर लिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है कि
तो देखिएगा अगला सवाल है, यदि प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन 8 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन क्या होगा। देखिए जब प्रेक्षण को गुणा करेंगे तो मानक विचलन भी गुणा हो जाएगा, ये n गुना हो जाता है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 2×8 था तो 2×8 मतलब 16 हो जाएगा, ठीक है। x के किस मान के लिए आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। बहुलक क्या होता है, अब देखो बहुलक समझाएं आपको पहले। बहुलक में अगर छोटे के पाए लगाएं तो क्या जाएगा, बहुलुक, मतलब बहुत बार जो दिखलुक माए दिखाई दे, जो बहुत बार दिखाई दे वही बहुलक होता है। अब देखो आप लोग क्या दिखाई दे रहा है बहुत बार। अगर हम लोग देखें यहाँ पर 25 देखें पहले हम लोग, तो 25 कितनी बार दिखाई देता है, 1 2 3 और दिखाई देता है। तो 25 जो है हमें दिखाई देता है 3 बार। और देखो 26 कितनी बार, 1 2 3, 26 कितनी बार दिखाई देता है, 3 बार दिखाई देता है। 27 1 2 3, 27 दिखाई देता है हमें 3 बार। और यहाँ पर है 23 दिखाई देता है हमें 1 बार, और 24 दिखाई देता है हमें 1 बार। एक्स का मान बहुलक 27 होगा, तो एक्स का मान क्या है, अब हमें आप लोग ये बताइएगा। जब बहुलक 27 होगा तो एक्स का मान 27 यहाँ पर लिख लें, 27 लिख लेंगे तो यहाँ पर 27 हमें 4 बार दिखाई देगा, और जब 27 हमें 4 बार दिखाई देगा तो वही बहुलक हो जाएगा। तो एक्स का मान हो जाएगा 27, ठीक है। माध्य और माध्यिका का योगफल ज्ञात कीजिए। माध्य और माध्यिका का योगफल, तो पहले माध्य निकाल लीजिएगा। माध्य क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 1 + 6 + 8 + 3 + 2 बटे कितने पद हैं, 5। इसको हल कर लो, ये 20/5 आ जाएगा, 5 को 20। माध्य कितना आ जाएगा आपका, माध्य तो आपका आ जाएगा 4। अब निकालो माध्यिका। माध्यिका पहले आरोही क्रम लगाओ, माध्यिका के लिए आरोही क्रम, तो 1 2 3 6 8। अब देखो माध्यिका के लिए गिनो पद कितने, 1 2 3 4 5 है, तो एक इधर निपटा, एक इधर निपटा, एक इधर, एक इधर निपटा, क्या बचा 3। तो माध्यिका आ जाएगी आपकी 3। माध्यिका 3 और माध्य कितना आया था आपका 4, इनका योगफल पूछा गया 7, ठीक, क्लियर। अगला है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग कार द्वारा, शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है, वह कितनी दूरी तय करता है। अब देखो यहाँ पर आपको बताएं, जो बटे में लिखा हुआ है 2/11 17/22, तो हमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या माननी है, हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी संख्या माननी है जो 11 और 22 दोनों से कट जाए, वो मानो। पहले तो हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन, ऐसी कौन सी संख्या इनमें से है कि जो 11 22 दोनों से कट जाती है। देखो तो देखोगे आप लोग 24 से नहीं कटती है दोनों से, 27 नहीं कटती है, 33 11 से कट जाती है लेकिन 22 से नहीं कटती है, तो ऑप्शन क्या बचा 22। तो 22 ही हमारा आंसर हो जाएगा, लगा के देख लो। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति वह कितनी दूरी तय करता है, हमने मान लिया कि वह 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ये मान लिया हमने। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन से, तो ट्रेन से कितना हो जाएगा, ट्रेन से हो जाएगा 2/11 भाग, 22 है दूरी, इसका 2/11 करेंगे तो 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, तो हो जाएगी 4 किलोमीटर हो जाएगी ट्रेन से, ठीक। आगे निकालो, आगे कि 17/22 भाग कार द्वारा, तो कार द्वारा निकालो तो कितना हो जाएगा, टोटल दूरी 22 थी तो इसकी 17/22 निकाल दो, तो ये 22 से 22 कैंसिल, 17 आ जाएगी, 17 किलोमीटर कार से। और 1 किलोमीटर पैदल, पैदल चलता है 1 किलोमीटर। अब आप लोग जोड़ लो सभी दूरियां कितनी हो जाएंगी, देखो कार द्वारा है आपकी 17, पैदल आपकी 1 और ट्रेन द्वारा 4, इनको सभी को ऐड कर लो, 17 1 18 19 20 21 22, मतलब हो जाएगा आपका 22 किलोमीटर। बस यही था आपका, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। लिखा हुआ है कि निम्न लिखा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं क्या लिखा हुआ है, वर्गों की ऊपरी सीमा पर केंद्रित होती हैं, निम्न सीमाओं पर सभी वर्गों पर समान रूप से बटी होती हैं, वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित होती हैं। तो जो बारंबारता जो होती है हम माध्य में तो मानते हैं कि वर्गों के वर्ग अंकों पर ये केंद्रित होती हैं, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन आपका है कि 930.25 के वर्गमूल में से कौन सी सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिसे प्राप्त परिणाम में एक पूर्ण संख्या आ जाए, हमने ये बताना है यहाँ पर क्या घटाएं। देखो अगर हम लोग बात करें कि 930.25 लिखा हुआ है, इसका अगर वर्गमूल निकालें हम लोग तो कितना आ जाएगा, ये देखो तो 3 तियाँ ये आता होगा भाग से आपको, तो 9 ये गया यहाँ से, बचा यहाँ पे 6 हो गया, थोड़ा ऊपर लिखें इसको तब आ पाएगा ये 930.25,
3 तियाँ 9, ये गया यहाँ से 30, 3 3 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, ये 6 यहाँ पर एक लिखेंगे तो 61 हो जाएगा, जाएगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे जीरो लिख के एक जीरो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो लिखेंगे, एक यहाँ पे जो लिख लेंगे और इस पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 25 यहाँ उतार लेंगे, हम लोग इतना काम कर लेंगे। अब 5 देखेंगे तो 5 से काटेंगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा, तो हम लोग 5 यहाँ पे लिख देंगे, 0.5, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा, वो जाएगा 30.5, 30.5 आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि इसके वर्गमूल में से, मतलब इसका वर्गमूल आया है 30.5, इसमें से क्या कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए कि प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या आ जाए। अगर हम इससे 0.5 घटा दें तो 30 आ जाएगा, और 0.5 का मतलब 1/2, तो हम 1/2 घटा दें इससे। ठीक है, 300 ग्राम की चीनी के विलयन में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाया जाए ताकि विलयन में चीनी जो है 50% हो जाए, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो 300 ग्राम की चीनी के विलयन में 40% चीनी है, चीनी है कितनी 300 ग्राम के, 40% चीनी है, तो 40% निकाल लो उसका, 120 ग्राम, 120 ग्राम चीनी है। फिर पानी कितना बचा आपका विलयन में, पानी इसमें आपका बचा है 300 ग्राम, 120 घटाओ तो आपका बचेगा 180 ग्राम, ये पानी हो जाएगा। अब कहता है इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए, चीनी कितनी आपकी 120 ग्राम थी, इसमें एक्स मिला दें हम अगर, तो ये पानी लिख दें 180, तो विलयन में चीनी 50% हो जाएगी, चीनी 50% चीनी और तो 50% पानी हो जाएगा, तो इसका यही तो मतलब है। तो 1/1, इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर निकालेंगे 120 प्लस एक्स बराबर 180, तो एक्स बराबर आ जाएगा आपका 60, तो मतलब 60 ग्राम चीनी मिला दें तो बात बराबर हो जाएगी। बात समझ में आई यहाँ पे, नहीं आई, ताकि विलयन में चीनी 50%, अगर 50% चीनी हो जाएगी तो पानी भी 50% हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी, ये तो कहने का मतलब है। तो 60 ग्राम चीनी मिला दें इसमें हम लोग, बराबर हो जाएगी। क्लियर। किसी संख्या में 8% जोड़ने 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 107 है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, देखो किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के का जो अंतर है वो 407 है। इसमें हमें क्या करना है, अगर हमारी कोई संख्या x है, उसमें हम जब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, जब हम 8% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 108, तो ये हो जाएगा आपका 108%, परसेंट को हटा के 100 लिख लो नीचे में, कोई दिक्कत नहीं है, 108/100। और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर दे रखा है 3% घटाने पर, तो 1 से गुणा 100 में से 3 घटाएंगे 97 बचेगा बटे 100, इनके अंतर दे रखा है हमें 407, ये दिया गया है। एक संख्या है उसमें 8% जोड़ने पर कितना जाएगा 108, तो 108/100, और 3% घटाने पर कितना बचेगा 97, तो 97/100, इनके बीच का अंतर 407 है। तो संख्या याद कीजिए, मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड कर लेना है बस। एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे यहाँ से हम लोग, कैसे फाइंड हो जाएगा, देखो एक्स कॉमन ले लो दोनों में से, तो क्या बचेगा 108 माइनस 97 बटे में 100 बराबर 407, ये बचा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर, तो ये x गुणा 11 बटे 100 बराबर 407। क्लियर हुआ इतना। अब देखो 11 3 33, 11 से 77, तो आपका गुणा करेंगे तो x का, तो यहाँ से x का मान आपका आ जाएगा 3700, 3700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मान, x का मान आपका जाएगा 3700। क्लियर। अब देखो आप लोग आगे सवाल लिखा हुआ है कि 46 नंबर है आपका, कि 5 सही 3/4, 4 सही 4/5 प्लस और 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सी भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या जाए। पहली बात तो ये लिखा हुआ है ना कि 5 सही 3/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 5 + 3/4, ये भी लिख सकते हैं। कैसे हल करके देखो, 5 × 20 3 23, ये हो जाएगा आपका 23/4। ऐसे इसमें 4 × 5 = 20 3 23, 23/4 ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो आप लोग कैसे पता करेंगे, देखो 5 पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है, 7 भी पूर्ण संख्या है, बचा क्या 3/4, 4/5, 3/8, इनमें कौन सा भिन्न जोड़ा जाए कि ये पूरी संख्या हो जाए। तो फिर इसका लासा लेंगे, लासा जाएगा आपका 4 5 और 8, 40 आ जाएगा लासा आपका।
तो 10×30 प्लस 5×4 4 को 16, 8×5 40, 5×3 15। तो ये हो जाएगा 5×11 का 1, हाथ से लगा 1 2 3 3 6 61। 61/40, 61/40 आपका ये आ गया यहाँ पर है। आपसे पूछा क्या गया है कि इनमें क्या जोड़ दें हम लोग, क्या जोड़ दें ताकि जो आपका जो भिन्न है एक पूर्ण संख्या आ जाए। ये तो कहा गया आपसे। देखो ये सही किया नहीं सही किया। 4 5 8 40 हो गया, तो 4 10 40 10×30, ये तो 30 हो जाएगा। 5×8 40 और 8 32, ये 32 हो जाएगा। यहाँ पर दो और गलती हो गई, ठीक है, थोड़ी कोई दिक्कत नहीं, सही कर लो अभी। और 8×5 40, 5×3 15, 32 होगा यहाँ पर। तो फिर एक बार जोड़ लेते हैं इसको हम, इसको हटाओ। 5×2 7, 3×3 6 7/40, 77/40 आ रहा है। 77/40 इन संख्याओं को जोड़ने पर आ रहा है 77/40। अब आप बताओ इनमें से क्या जोड़ लें कि ये पूरी संख्या बन जाए। अगर हम ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 78/40। नहीं नहीं नहीं, क्या है 3/40। अगर हम लोग 3/40 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 80/40, और 2 से कट जाएगा ये 2। तो इसका मतलब क्या है कि 3/40 जोड़ने पर ये पूरी संख्या बन जाएगी। ठीक है, क्लियर हुई बात। 47 नंबर है कि कोई व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। कोई व्यक्ति जो है वो 8 रुपये में 10 वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, 10 उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। 10 वस्तुएं कितने की बेच देगा? एक वस्तु बेचता है वह 1.25 की, और 10 कितने की बेच देगा? तो 1.25 गुणा 10 से गुणा कर दो इसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12.5 रुपये की बेच देगा। सही है। आपसे कह रहा है कि वह चीज़ खरीदता है 8 रुपये में, कितने खरीदता है? 8 की खरीदता है, 12.5 में बेचता है, तो उसे कितना लाभ हो जाएगा, कितना परसेंट लाभ हो जाएगा? कोई चीज़ आप 8 में खरीदें और आप लोग उसे 12.5 में बेचें, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा आपको? 4.5 रुपये का लाभ होगा। किस पर होगा? 8 पर होगा। गुणे कर लेंगे 100, ये परसेंटेज में यहाँ से आ जाएगा। कैसे? पॉइंट रहेगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा आपका। क्लियर? 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। और 45, 5 से गुणा करो, 25 का 5 से लगा 2, 5 को 20, तो 222/4 आ जाएगा। इसका मतलब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। बजट में से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है, फिर 10% बढ़ाई जाती है। कार की कीमत में कुल कैसे कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? अगर हम मान लें कि 100 रुपये की कार थी, उसमें 30% बढ़ाई गई तो 130/100 हो जाती है। फिर 10% बढ़ाई गई 110/100 हो जाती है। कीमत अब निकालने कितनी हो जाएगी, ये निकालना है। 1 2 3 4, कहाँ से काट दिया? 1 2 3 4 नीचे हैं, तो 1 2 3 4 ऊपर काट दिए। 11 33 का 3 हाथ से लगा, 3 11 11 12 14, 143। 143 की हो जाती है। इसका मतलब कार की कीमत में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 100 रुपये की थी, 143 की हो गई, 43% की वृद्धि हो गई। इसको सॉल्व करना है। 27 की घात x लिखा हुआ है, इसे लिख सकते हैं 3 की घात 3, और उसकी घात x से कर लो। 3 3 होते 27 बराबर x। इसे लिख सकते हैं कि 3 की घात 2 9 हो जाएगा, बटे 3 की घात x। क्लियर? बस इसको सॉल्व करना है। इसको सिर्फ सॉल्व करना है, बस यहाँ से हमारा आंसर निकल के एक आ जाएगा। अभी तुरंत इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो इसका गुणा हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 3 की घात x गुणा, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 की घात 3x बराबर 3 की घात 2। आधा समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 की घात 4x बराबर 3 की घात 2। अब देखो जब यहाँ पर आपका आधार समान है तो घातें बराबर होती हैं, पता है आपको। तो यहाँ पर 4x बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे x का मान आ जाएगा आपका 2/4, मतलब 1/2। ये क्या आ जाएगा आपका? ये आपका x का मान आ जाएगा 1/2। हम लोग क्या करेंगे? 1/x की घात 4 है तो इसे 1/2 की घात 4 कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक सही 1/16 हो जाएगा। 16 आपका ऊपर चला जाएगा, तो अब कहा जाएगा 16 आपका राइट आंसर। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है, ब्याज ज्ञात कीजिए। दोगुनी हो जाती है इसका मतलब क्या है? 100 रुपये थे तो 100 रुपये के कितने हो जाते हैं? 200 हो जाते हैं। तो हमें ये बताओ 100 रुपये दिए थे, 200 हो जाते हैं, ब्याज कितना हो जाएगा? आप कहेंगे ब्याज जो होता है 200 में से 100 घटा दो, 100 ब्याज हो जाएगा। आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणा दर और गुणा समय, ये होता है, बटे में 100 भी होता है।
आपसे यहाँ पे कह रखा है कि ब्याज जो है वो 100 रुपये है, मूलधन कितना था 100 था, दर पूछी गई है, समय हमें पता है 10 वर्ष बटे में 100, यही तो है ना। 100 से 100 खत्म, ये 0 से वाला 0 खत्म, दर आ जाएगी आपकी 10%। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल क्लियर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने जो था लेखपाल के लिए मॉडल पेपर मैथ का सॉल्व कर लिया है। वीडियो को कैसा आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप लोगों को अगर ग्रामीण प्रवेश, हिंदी, जीके और मैथ के और क्लास चाहिए तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम लोग ये प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर क्लास देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।